हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में। द चैप्टर नेम इज अप यू गो। एंड इस चैप्टर में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो फर्स्ट लाइन से ही बन जाता है। तो यहाँ पर ना एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है जहाँ पर माउंटेन्स पर चढ़ना सिखाया जाता है। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। एंड ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? उत्तर काशी में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन या तो ये आ जाएगा कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर है, तो आपको बताना है उत्तर काशी में। या ये क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तर काशी में कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर माउंटेन्स पर चढ़ना सिखाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर ना एक माउंटेन कैंप की बात की गई है कि यहां पर कुछ विमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था माउंटेनियरिंग कैंप में। एंड केंद्रीय विद्यालय की कितनी टीचर्स थी? 20 टीचर्स थी। तो उन 20 टीचर्स में से एक टीचर ऐसी हैं जिन्होंने इस स्टोरी को बयान किया है। एंड ये बताती हैं कि इनके जो डायरेक्टर थे जिन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से माउंटेन पर चढ़ा जाएगा, तो उन डायरेक्टर का नाम है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, तो यहां पर उनकी पिक्चर भी दिखाई गई है। अब यहाँ पर ये केवीएस टीचर जो अपनी स्टोरी बयान कर रही हैं, ये बताती हैं कि हम जितने भी लोग माउंटेनियरिंग कैंप पर थे, हम सबको ना अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। एंड अलग अलग ग्रुप का अलग अलग लीडर चुना गया। एंड उन लीडर में से एक मैं भी थी। ठीक है, एंड यहाँ पर ये बताती हैं कि हम सभी लीडर्स की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज थी वो क्या क्या थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं लीडर की, उन लीडर्स की जो माउंटेनियरिंग कैंप के लीडर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग। एज अ लीडर उनको अपने ग्रुप के लोगों की हेल्प करनी है उनका बैग उठाने में। नेक्स्ट है ग्रुप आगे आगे चलेगा, एज अ लीडर आप उनके पीछे होंगे। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली। एज अ लीडर हमें उनकी हेल्प करनी है जो प्रॉपरली क्लाइंब नहीं कर पा रहे, जो प्रॉपरली माउंटेन पर चढ़ नहीं पा रहे। तो हमें उनकी हेल्प कैसे करनी है? उनका हाथ पकड़कर उन्हें चढ़ाना होगा। नेक्स्ट है एज अ लीडर हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुक सकें एंड रेस्ट ले पाएं। एज अ लीडर हमें उन लोगों का ध्यान भी रखना है जो बीमार हो गए हैं या जो ठीक फील नहीं कर रहे। एज अ लीडर हमें ग्रुप के लिए फूड का अरेंजमेंट भी करना है। एंड इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज अ लीडर वी हैव टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। अगर ग्रुप में किसी ने मिस्टेक भी कर दी तो एज अ लीडर हमें वो सजा भी हंसते हंसते भुगतनी होगी। यहाँ पर ये बताती है कि मुझे ग्रुप नंबर 7 का लीडर बनाया गया, जिसमें जो लोग थे वो असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड के थे। एंड एक चीज और ध्यान रखना कि मिजोरम में मीजो बोली जाती है, मीजो भाषा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताती हैं कि माउंटेन पर चढ़ने से पहले जो हमें ब्रेकफास्ट दिया जाता था वो क्या था? हमें स्ट्रेंथ के लिए विटामिन सी, आयरन टैबलेट दिया जाता था। एंड हमें ठंड में बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए, वार्म रखने के लिए हॉट चॉकलेट मिल्क दिया जाता था। इसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है देखते हैं। यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग की बात हुई है। तो इनको ना 15 किलोमीटर की क्लाइंब करनी थी, 15 किलोमीटर ऊपर चढ़ना था। एंड वहां पर एक गांव था, टेकला गांव। ठीक है, एंड ये कितनी हाइट पर था? 1600 मीटर्स की हाइट पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो है आपको ध्यान ये रखना है कि जब माउंटेन क्लाइंबिंग की जाती है तो आपका बॉडी एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए एंड आपको जरा सा भी नहीं मुड़ना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि रैपलिंग क्या होता है। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप इन द स्पेशल वे दैट इज कॉल्ड रैपलिंग। देखो, जब एक बार आप माउंटेन पर चढ़ गए, ठीक है, तो उतरना भी तो है। तो चढ़ने के बाद जब आप उतरते हो तो आप ना रोप का, रस्सी का एक स्पेशल तरीके से यूज करते हो उतरने के लिए, उसी को कहते हैं रैपलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आगे ये बताती हैं कि हम उस टाइम पर एक स्पेशल गेस्ट से मिले जिनका नाम था बिचंद्री पाल। फिर ये बताते कि बिचंद्री पाल को तब जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चुना गया था। एंड बिचंद्री पाल जो है वो फर्स्ट इंडियन विमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी एंड इन्होंने भारत के लिए एक हिस्ट्री क्रिएट की थी। ध्यान रखना कि जो बिचंद्री पाल हैं वो पहली भारतीय विमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी एंड अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो ये 5th विमेन थी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो बिचंद्री पाल 5th विमेन थी ऐसी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, लेकिन अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो भारत की ये पहली ऐसी विमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। अब आप ना बच्चों को कहो एंड एनकरेज करो कि वो अलग अलग भाषाएं सीखें, अलग अलग भाषाएं सीखेंगे तो उनको ना लर्निंग में बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा वो दूसरों के लैंग्वेज को, दूसरों की भाषाओं को अप्रिशिएट करना भी सीखेंगे, रिस्पेक्ट करना भी सीखेंगे। यहाँ पर जितनी भी ये स्टोरी बताई गई है, ये स्टोरी किसकी है? ये है संगीता अरोड़ा की स्टोरी। उनके ये रियल एक्सपीरियंस रहे हैं जो यहाँ बताया गया है एंड ये टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय की जो कि है शालीमार बाग में। शालीमार बाग कहाँ है? दिल्ली में। इसके अलावा जो ये ईवीएस टेक्स्ट बुक राइटिंग टीम है उनकी भी ये सदस्य हैं। डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि संगीता अरोड़ा जो है वो कौन है? वो है केंद्रीय विद्यालय की टीचर एंड ये ईवीएस टेक्स्ट राइटिंग टीम की एक मेंबर भी हैं। यहाँ पर ना बिचंद्री पाल की एक स्टोरी बताई गई। अगर आप चाहते हो तो सारा कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ मेन पॉइंट बताऊंगी। अगर आप चाहो तो ये सारा पॉइंट एक एक करके आप पढ़ सकते हो, इससे आपकी नॉलेज ही बनेगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसलिए मेन पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट यही है हमारे लिए, है ना। बछेंद्री पाल नाकुरी गांव में पली बढ़ी हैं और ये नाकुरी गांव एक गढ़वाल एरिया है उत्तराखंड में। एंड इन्होंने ना माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जो कि है उत्तर काशी में, जिसका नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। एंड इनके जो गाइड थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। बछेंद्री पाल ने अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखा। इसके अलावा इन्होंने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा काम किया और बाद में इन्होंने माउंटेनियरिंग कोर्स में अदर विमेन को भी ट्रेन करना शुरू किया। फिर 1984 में इनको सेलेक्ट किया गया टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। फिर 23 ऑफ मई 1984 को इन्होंने क्या करा? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है नेपाल में एंड इसकी ऊंचाई है 8900 मीटर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई पूछ ली जाएगी। ये पूछ लिया जाएगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। बिचेंद्री पाल जब समिट पर पहुंच गई थी, समिट का मतलब होता है जो पहाड़ की चोटी होती है, तो वहां जाकर बछेंद्री पाल ने अपना सर झुकाया। वहां पर नेशनल फ्लैग जो कि हमारा भारत का फ्लैग है, जो कि हमारा तिरंगा झंडा है, उसको इन्होंने वहां पर गार्ड दिया एंड फिर फोटो ली। लगभग 43 मिनट तक ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पर रही एंड बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन एंड 5th विमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की पीक को ही समिट कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ने वाली पहली इंडियन विमेन थी बछेंद्री पाल एंड 5th विमेन थी वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा आप क्लासरूम में जो है माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट दिखा सकते हैं बच्चों को, जैसे कि स्लिंग, पिटन का मतलब होता है खूंटा, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, इन सब के बारे में भी आप क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के बारे में। द चैप्टर नेम इज वॉल्स टेल स्टोरीज। यहाँ पर ना गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बात की गई है। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में है। तो यहाँ पिक्चर देख सकते हैं गोलकोंडा फोर्ट की, जो कि काफी बड़ा है। गोलकोंडा फोर्ट में ना
जो ये बच्चे ट्रिप करने आए थे, यहाँ पर देखने आए थे इस फोर्ट को, तो वो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ना बुर्ज बना रखे हैं। बुर्ज को क्या कहा जाता है? बेस्टियंस कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बुर्ज दिखा देती हूँ। तो ये देखो, इस तरीके से राउंड राउंड जो है बुर्ज बनाए जाते हैं। एंड ये बुर्ज ना आपको हर फोर्ट पर देखने को मिलेंगे। इन बुर्ज को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर ना सैनिक होते हैं और सैनिक ना चारों डायरेक्शन में देख पाते हैं। तो ऑल डायरेक्शंस में ये देख पाते हैं कि कहीं आसपास एनिमीज तो नहीं है, अगर हैं तो ये ऑलरेडी अलर्ट हो जाते हैं। तो बुर्ज क्यों बनवाए जाते थे? टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द किंग। अगर हम गोलकोंडा फोर्ट की बात करें तो इसमें 87 बुर्ज या ये कह लो 87 बेस्टियंस बना रखे थे। अब यहां पर आगे बताया है कि गोलकोंडा फोर्ट पर कुतुब शाही सुल्तान के राजाओं ने वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक राजा जो कुतुब शाही सुल्तान से बिलोंग करते थे, उन्होंने रूल किया है। कब से कब तक? 1518 से लेकर 1687 तक। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि गोलकोंडा फोर्ट में कौन से राजाओं ने रूल किया? कुतुब शाही सुल्तान ने। इसके अलावा इसमें कितने बेस्टियंस हैं? 87 बेस्टियंस हैं। एंड गोलकोंडा फोर्ट है कहां पर? हैदराबाद में। ठीक है, आगे यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो और देख लेते हैं। यहां पर आगे डायरेक्शन की बात की गई है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते हैं। आगे यहां पर एक तोप के बारे में बताया हुआ है। यह है एक तोप जिसे हम कैनन भी कहते हैं, बिग गन भी कहते हैं। ये तोप किसने यूज की थी? औरंगजेब ने यूज की थी। औरंगजेब और जो उसकी आर्मी है वो गोलकोंडा फोर्ट पर अटैक करने के लिए आए थे। एंड गोलकोंडा फोर्ट पर ये अटैक नहीं कर पाए। इनफैक्ट अटैक करना तो दूर, ये गोलकोंडा फोर्ट में एंटर भी नहीं कर पाए थे। एंड ऐसा कहा जाता है औरंगजेब की आर्मी जो है वो गोलकोंडा फोर्ट के बाहर 8 महीने बैठी रही थी। तो यहाँ पर शैलजा के मन में एक क्वेश्चन आता है और अपनी दीदी से ये पूछती हैं कि औरंगजेब जो है वो दिल्ली से थे एंड गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में है, तो वो दिल्ली से हैदराबाद क्यों आए अटैक करने के लिए? तो इसका आंसर दीदी कहती हैं कि पहले के टाइम पर होता ये था कि जो राजा महाराजा एम्परर किंग्स वगैरह हुआ करते थे वो अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए स्मॉलर किंगडम को अपने पास मिला लिया करते थे। तो ये अपनी टेरिटरी को इसलिए एक्सपैंड करना चाहते थे ताकि ये और ज्यादा रिच हो सके। क्योंकि देखो बात ऐसी है, जिसके पास जितनी जमीन जितनी टेरिटरी उसके पास उतना रेवेन्यू, जिसके पास जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो राजा उतना ही अमीर होता है। तो यहाँ पर दीदी बताती हैं कि एम्पायर एंड राजा लोग जो थे वो तरह तरह की ट्रिक खेला करते थे ताकि वो स्मॉलर किंगडम को अपने किंगडम का पार्ट बना सके। तो ये लोग क्या करते थे, या तो फ्रेंडशिप करा करते थे स्मॉलर किंगडम के राजाओं के साथ, या उनके साथ बैटल लड़ा करते थे और उनको हरा कर अपने टेरिटरी में मिला लिया करते थे, या फिर उनकी फ्लैटरी किया करते थे, मतलब उनकी चापलूसी करते थे। और अगर इतने से भी काम नहीं बनता था तो अपनी बेटियों की शादी उनकी फैमिलीज में करा दिया करते थे। ठीक है, तो इसीलिए औरंगजेब जो है वो गोलकोंडा फोर्ट आया था ताकि वो इस किंगडम को अपने किंगडम में मिला सके। आगे यहां पर बताया है कि ट्राइबल पीपल जो हैं वो ब्रोंज का यूज करते हैं हजारों सालों से। देखो ब्रोंज से ही क्या बनाई जाती है? कैनन बनाई जाती है, तोप बनाई जाती है। एंड जो ट्राइबल पीपल हैं वो ब्रोंज से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि ब्रोंज क्या है, ये एक अलॉय है। ठीक है, ये एक अलॉय है, मिक्सचर है दो मेटल का, विच इज कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन को मिलाकर ब्रोंज बनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कि पहले के टाइम पर टेलीफोन तो होते नहीं थे। ठीक है, तो होता ये था कि आवाजें इको करती थी या मतलब गूंजती थी। तो यहां पर ना बच्चे बताते कि हमारी दीदी ने हमें कहा कि तुम राजा के महल में वेट करो। एंड दीदी खुद कहाँ चली गई थी? फतेह दरवाजा चली गई थी। तो दीदी जो भी फतेह दरवाजा से बोल रही थी वो सारी की सारी आवाज हमें राजा के पैलेस तक सुनाई दे रही थी। तो दीदी ने ऐसे कहा, अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस। तो यहाँ पर दीदी ने
जो है फतेह दरवाजा पर आवाज लगाई और कहा कि सावधान रहो, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और मुझे कुचिपुड़ी डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है। एंड हम सब ये बात सुनकर हंस गए, लेकिन हम ये सरप्राइज हो गए कि दीदी जो है वो तो फतेह दरवाजा में है, उनकी आवाज इतनी दूर क्लियरली कैसे सुनाई दे रही है। तो यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि जो फतेह दरवाजा है वहां से आप जो भी बोलोगे वो सारा का सारा जो है सुनाई दिया जाएगा राजा के महल तक। तो इस तरीके से यहां बताया कि देखो पहले टेलीफोन नहीं थे, लेकिन आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब इस तरीके का बनाया हुआ था कि जो फतेह दरवाजा में बोला गया था वो सारा का सारा राजा के पैलेस तक सुनाई दिया जाता था। तो आज भी ये चीज आपको वहां देखने को मिलेगी। आप बच्चों को ब्रोंज एंड ब्रास के वेसल्स भी दिखा सकते हैं। वेसल्स का मतलब होता है बर्तन, ठीक है। आगे एक चीज और ध्यान रखना कि देखो ये होती है आर्च, ठीक है, ये होती है आर्च, इसको ना मेहराब भी कहते हैं एंड कई जगह इसकी स्पेलिंग आपको मेहराब भी मिलेगी, ठीक है, MI करके भी मिलेगी और कई जगह आपको ME करके भी मिलेगी, तो दोनों ही करेक्ट हैं। अब ना आप बच्चों को ये बताओ कि हमें ना पहले के टाइम के बारे में कैसे पता चलता है, अलग अलग सोर्सेज से पता चलता है कि भाई पास्ट में या पहले जो लोग एंशिएंट लोग रह चुके हैं, राजा महाराजा लोग रह चुके हैं, वो उनके फूड हैबिट्स क्या थे या फिर उनका पहनावा क्या था, किस तरीके का ट्रेडिशन था, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इन मोन्यूमेंट से पता चलता है, आर्किटेक्चर से पता चलता है। एंड बच्चे जो हैं इस चीज़ के बारे में जैसे फूड हैबिट्स या पास्ट हिस्ट्री में जो लोग रह चुके हैं उनके क्लोथ के बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में अलग अलग तरीक़ों से बता सकते हैं, जैसे कि एक्टिंग करके, ड्राइंग करके, स्टोरी बनाकर। आगे है कि बच्चे जब हैदराबाद के गोलकोंडा कोर्ट में थे फिर उसके बाद वो हैदराबाद के म्यूजियम में चले गए, ठीक है, हैदराबाद में एक म्यूजियम भी है। तो म्यूजियम जो है वो किस काम आता है, देखो बेसिकली म्यूजियम में ना ओल्ड आइटम्स रखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर गोलकोंडा फोर्ट के जो ओल्ड आइटम्स थे वो रखे हुए थे, जैसे कि पॉट, ज्वेलरी, सोर्ड्स। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि म्यूजियम क्या होता है, जहां पर ओल्ड आइटम्स रखे हुए होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर हम ये कहें अगर म्यूजियम ना हो तो क्या हो, हमें पता ही ना चले पास्ट हिस्ट्री के बारे में, तो म्यूजियम की हेल्प से ही हमें ये पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे, क्या खाया पिया करते थे, उनके किस तरीके का जीवन था, किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर उनके थे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चलता है म्यूजियम से। आप बच्चों को एनकरेज करो कि वो अपने बड़ों से बात करें, अपने नेबरहुड से बात करें, ताकि उनको पता चले कि ओल्ड टाइम पीरियड में लोग किस तरीके से रहा करते थे। इसके अलावा बच्चों से आप डिस्कस करो अलग अलग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि मैप, पिक्चर, एक्सकेवेटेड थिंग। एक्सकेवेटेड थिंग का मतलब होता है जैसे गोलकोंडा फोर्ट हो गया, वहां से एक्सकेवेशन की गई, एक्सकेवेशन से बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, जैसे कि राजा महाराजा उस टाइम पर किस तरीके के बर्तन यूज़ करते थे, किस तरीके के जो है पॉट यूज़ करते थे, या किस तरीके का उनका पहनावा था, क्या गहने पहना करते थे, किस मेटल के पहना करते थे। ये सब चीज़ें हमें एक्सकेवेशन से पता चलती हैं, रिकॉर्ड से पता चलती हैं, बुक से पता चलती हैं, लेजर से पता चलती हैं। लेजर भी एक तरीके का रिटन अकाउंट होता है। नेक्स्ट है मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये है केरला में। इसके अलावा यहाँ पर जो ये पेंटिंग दिखाई गई है ये 500 साल पुरानी पेंटिंग है एंड इसमें ये बताया गया है कि आगरा फोर्ट कैसे बनाया गया था। तो देखो किस तरीके से लोग सारे काम पर लगे हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में प्याऊ के बारे में पढ़ा, मशक के बारे में पढ़ा था। तो मशक क्या होता है, ये एक लेदर बैग होता है, लेदर बैग जिसमें पानी कैरी किया जाता है, ठीक है। जो ट्रैवलर होते हैं ना वो मशक कैरी किया करते थे, जब भी प्यास लगी मशक को मतलब ये लेदर बैग को खोला और पानी पी लिया करते थे, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आप अपनी स्क्रीन पर भी दोनों का यूजर नेम देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।